हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए तो और आसानी से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये आपका प्रश्न है और इसमें आपका 4 प्रश्न है। तो चारों प्रश्न को हल हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र के लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो समीकरण बनाना है ये द्विघात समीकरण में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण जो है इस प्रकार से बनावट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसको हम बोलेंगे, देखिए इसको बोलते हैं, इस प्रकार से बनावट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि इस प्रकार का समीकरण है तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। तो जिस समीकरण में पावर अधिकतम कितना हो जाए, 2 होना चाहिए, तो इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी है, ये तीनों क्या है, ये संख्या है, यानी कोई ना कोई यहाँ पर अंक रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आपको लाना है। यदि इस प्रकार से आ जाएगा यानी अधिकतम घात 2 आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो इस चारों क्वेश्चन को जो क्या करना है इसी प्रकार से आपको लाना है। तो एक एक कर प्रश्न को हम बनाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा का यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर दिया हुआ है। यानी इस प्रकार का आयत होता है, इस प्रकार का मान चलिए कि आयताकार भूखंड है मान लेते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी हमें ये जो लंबा वाला भाग दिख रहा है एरिया वाला, अब ये देखिए चौड़ा वाला है, ये दोनों आपको ज्ञात करना है। तो आयत का क्या होता है खासियत कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी ये वाला लंबाई जो होगा ना वही वाला ये वाला होगा, ठीक है। हमें नहीं पता है। और ये छोटा वाला एरिया जो देख रहे हैं ये वाला, ये आपका चौड़ाई है। तो चौड़ाई का भी जो होता है आमने सामने का बराबर होता है, यानी आयत का जो लंबाई आमने सामने का और चौड़ाई आमने सामने का बराबर होता है। तो आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। अब ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए जब नहीं पता होता है तो कुछ मानना पड़ता है हमें। देखिए यहाँ पर है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी हमें चौड़ाई भी पता नहीं है और लंबाई भी पता नहीं है। तो सबसे पहले किसको मानना पड़ेगा, हमको चौड़ाई का मानना पड़ेगा। चौड़ाई मानेंगे तभी तो लंबाई मान पाएंगे। तो मान के चलिए कि हम चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। नहीं पता तो मान लेते हैं x मीटर। मान लेते हैं कि जो आयताकार जो भूखंड है इसका जो चौड़ाई है क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। अब लंबाई क्या होगा, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। यानी लंबाई क्या कर रहा है कि जो चौड़ाई है ना इसको दुगना कर देंगे, यानी दुगना है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो गया। दुगने से एक अधिक है, इसमें क्या कर देंगे हम एक जोड़ देंगे, तो क्या निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, ये लंबाई निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। तो पहले आपको चौड़ाई मानना होगा, ठीक है, तभी लंबाई हम बना पाएंगे। क्योंकि बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई को x माने तो 2 से गुना कर दिए 2x हो गया, से एक अधिक है तो एक जोड़ दिए। इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई है। तो आपको ये लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न, ठीक है। इसको मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से मान ली कि माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई 2x + 1 मीटर, ये वाला आपको लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल बराबर
528 मीटर स्क्वायर ये दिया है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ पर लिख लेंगे हम कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, कितना है 528 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है 2x + 1 है, तो 2x + 1 लिख लेंगे। और गुना में क्या करना है, चौड़ाई करना है, तो चौड़ाई क्या है x है, बराबर कितना होगा 528 होगा। अब इसमें गुना करेंगे, x से जब गुना करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। फिर हो जाएगा x गुना 1 कर लेंगे तो x हो जाएगा। ये प्लस में दिख रहा है ना, दाहिना साइड प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 528। अब बराबर के इधर क्या कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे हम 0 बच गया। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है कि आपको लाना है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हम क्या बताए थे कि जिस समीकरण का अधिकतम घात यदि 2 आ जाए तो क्या करना है, क्या हो जाएगा, वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी ax² + bx + c के प्रकार का a आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि a जो है ये द्विघात समीकरण आ गया। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। बस आपको इसी प्रकार से आपको यदि आ जाता है तो लिख देना है कि द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा। यानी क्रमागत का मतलब होता है 2 लगातार संख्या, जैसे 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 के बाद 3 हुआ, 4 हुआ, इस प्रकार से क्रमागत संख्या बोला जाता है। इसको मानते कैसे हैं, देखिए इसको मान लेते हैं। माना कि 2 क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक ना, धनात्मक पूर्णांक, यानी जो भी आपको मानना हो प्लस में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये लगातार संख्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। धनात्मक मतलब हुआ प्लस में। तो माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानते हैं, तो मान लेते हैं पहला जो पूर्णांक होगा x होगा, और दूसरा मान लेते हैं तथा दूसरा कैसे आएगा x + 1 होगा। तीसरा मानना होता है तो x + 2 होगा, x + 3 होगा, x + 4 होगा। तो इस प्रकार से आपको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही था ना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। तो इसी प्रकार से आपको मानना है। यदि 3 मानना पड़ता है तो x + हम 2 मान लेते। ठीक है, तो ये लगातार संख्या आएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। अब कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना। ठीक है ना, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना। तो ये दोनों क्या करना होगा, हमको गुना करना होगा। तो 2 क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक आया है x गुने x + 1। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है ना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल कर दिए। तो किसके बराबर हो रहा है 306 के बराबर, तो बराबर लिखेंगे हम 306। इसको हल कर देंगे तो बन जाएगा, x से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा x², और x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। ये जो समीकरण है ax² + bx + c के प्रकार का है। तो क्या कर सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। इसी को क्या करना, निरूपित करना था, आंसर हो गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 है, एक रोहन है और रोहन की माँ है। यदि रोहन की आयु यदि 10 वर्ष अभी है तो उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें 26 हमेशा जुड़ जाएगा। यानी अभी रोहन के वर्तमान आयु की माना जाए कि 10 वर्ष है, तो उसकी माँ का क्या हो जाएगा 10 + 26 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि पहले रोहन की वर्तमान आयु मानना होगा। ठीक है, कि वर्तमान में क्या आयु होगा, तो हमें तो पता नहीं है,
तो जब पता नहीं रहता है तो क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और लिखेंगे यहाँ पर माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है तथा उसकी माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा, तो अभी वर्तमान में कितना है रोहन का, x है, उससे माँ कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या करेंगे, इसमें 26 को जोड़ देंगे, यानी रोहन का जितना आयु होगा उसमें क्या होगा, हमेशा 26 जुड़ जाएगा, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। यदि उम्र बढ़ रहा है तो दोनों को बढ़ेगा, ठीक है ना। तो रोहन का जितना आयु है उसमें हम 26 पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ की आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो उसकी माँ की जो आयु है x + 26 होगा, ठीक है। तो वर्तमान में हम क्या मान लें कि रोहन का वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए उसकी माँ की आयु में हम क्या कर दिए कि वर्तमान आयु मान के लिए x वर्ष है, उसमें 26 हम जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का मतलब बाद होता है, यानी किसी का उम्र यदि वर्तमान में अभी 10 वर्ष है, अब बोलेंगे कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी बाद मतलब पश्चात और बाद एक ही शब्द है। तो 3 वर्ष पश्चात कितना होगा, तो क्या करेंगे, हम 3 जोड़ के बताएंगे, यानी 10 और 3 13 होगा। यदि हम बोलेंगे कि अभी वर्तमान में 10 वर्ष है, अब बोलेंगे 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगा, तो 3 घटा कर बोलेंगे, ठीक है। तो पश्चात जब भी शब्द आएगा आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक ना। अब पूर्व जब आएगा तो घटा लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ लिखा है 3 वर्ष बाद, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, वर्ष पश्चात किसका, रोहन का ना। तो लिखेंगे रोहन का आयु बराबर, रोहन का भी कितना हो रहा है, x हो रहा है। अब 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो क्या करेगा, 3 जोड़ कर बताएगा, यानी x + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यदि उम्र रोहन का बढ़ रहा है तो उसकी माँ का भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु बराबर, तो माँ के भी वर्तमान में क्या हो रहा है, x + 26 हो रहा है, तो लिखेंगे x + 26 लिखेंगे। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, यानी आपको ध्यान रखना है कि यदि घटेगा तो दोनों का उम्र घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों का उम्र बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वर्तमान में देखिए रोहन का ये x वर्ष है और वर्तमान में उसकी माँ की आयु x + 26 है। 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, x + 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। तो हम कहेंगे कि 3 वर्ष पश्चात अब आयु कितना होगा रोहन का, तो x + 3 वर्ष होगा, और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितना होगा, तो x + 29 वर्ष होगा, ठीक है। यहाँ पर चुकी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी क्या कह रहा है कि यदि दोनों को गुना किया जाए, यानी दोनों जो उम्र दिख रहा है ना ये वाला, यानी दोनों को 3 वर्ष पश्चात वाला जो आया x + 3 और x + 26, यदि दोनों को गुणनफल किया जाए तो कितना के बराबर हो गया, तो 360 हो जाएगा, यानी 360 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। अब क्या करते हैं, दोनों को गुना करेंगे, तो लिखेंगे x + 3 और x + 29, दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो कितना के बराबर कह रहा है, 360 हो जाएगी, मतलब 360 के बराबर हो जाएगी, यानी 360 के बराबर हो जाएगी। ये आपका प्रश्न हो गया। तो केवल गुना आपको कर देना है। देखिए x से गुना करेंगे ये दोनों में, तो x गुना x कर लेते हैं तो हो जाएगा x², x गुना + 29 में ना, तो प्लस रहेगा, x गुना 29 कर लेंगे तो हो जाएगा 29x। क्या किए, x से हम दोनों में गुना किए तो आया x² + 29x। अब ये +3 जो दिख रहा है ना, +3 से भी फिर दोनों में गुना करेंगे तो प्लस तो प्लस हो जाएंगे,
3 गुना x कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x। अब प्लस 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 पहले चिन्ह गुना किया जाता है ना, 3 गुना हो जाएगा 29। तो 3 9 27 के 7 हासिल 2 हो गया, 3 दूना 6 2 8, 3 9 27 2, 3 दूना 6 2 8। इस प्रकार से गुना किए, 1 से दोनों में गुना किए ये दोनों आया, और 3 से दोनों में गुना किए तो ये वाला दोनों आया। प्लस 360 दाहिना तरफ है, इसको बाएं साइड ले आएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 32 हो जाएगा, 32x। और क्या है प्लस 87 और माइनस 360 तो घटेगा ना, तो घटा लेते हैं, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 बचेगा, तो 15 में से 8 गया तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा बड़ा का ना, बराबर क्या होगा 0। तो ये जो है अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण आ गया। बस यही आपको करना था, ये बन गया सवाल। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी बराबर चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो लाइन दिख रहा है तिरछा, इसको प्रति बोलते हैं, प्रति मतलब 1 होता है, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक समान चाल चल रही है, लेकिन क्या है कि वह चाल में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो हमें तो पता नहीं है ना रेलगाड़ी की चाल, तो क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा। तो जब भी आपको पता नहीं होगा तो आपको एक्स वाई तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चल इसको मान लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो हमें पता नहीं है तो मान लिए हम कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब यहाँ पर जो है कितना दूरी जाना है, तो 480 किलोमीटर दूरी, यानी दूरी कितना है, तो टोटल दूरी की हम लिख लेते हैं कि जो दूरी है 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो मान के चलिए दूरी जाना है 480 किलोमीटर और चाल क्या है x किलोमीटर। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, तो यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला होता है, आपको याद कर लेना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम दूरी कितना है 480 किलोमीटर बटे चाल क्या माने हैं x, ये आपका समय निकल गया, ये आपका ये वाला समय लगेगा। जब ये चाल से चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यदि चल रहा है रेलगाड़ी और दूरी कितना करना है 480 किलोमीटर, तो उसको समय ये वाला लगेगा 480 बटे x लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो, ठीक है, तो उसकी चाल क्या होगा, तो लिखेंगे नई चाल, यानी उसकी चाल हो जाएगा। ठीक है, ये चाल जो था x किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो चाल तो नया हो जाएगा ना, तो चाल क्या बन जाएगा, चाल हो जाएगा x में क्या कर देंगे 8 घटा देंगे, अब किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी चाल बदल कर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो समय में तो परिवर्तन हो जाएगा ना, देखिए चाल ये वाला था तो समय ये वाला लग रहा था, लेकिन चाल में क्या हो रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो चाल तो परिवर्तन हो गया ना, तो समय तो कुछ और लगेगा। तो लिखेंगे फिर से समय बराबर
फार्मूला वही होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना होगा, तो दूरी तो वही है ना 480, उतना ही जाना है। लेकिन इसमें चाल में परिवर्तन हो गया। चाल में परिवर्तन क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चाल ये वाला था तो समय ये वाला लगा, चाल में कमी हो गया तो समय ये वाला लगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटा अधिक ले रही है। कौन ले रही है, देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि लिखते हैं ये वाला चाल 480 बटे x माइनस 8 लिखेंगे, बराबर इसको लिख लेते हैं 480 बटे में x। अब यहाँ पर प्रश्न फिर से बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आना चाहिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी आपको बताना है कि ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए कम ये वाला है, ये वाला तो समय ये वाला लग रहा है ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम होती है तो समय ये वाला लगता है। अब जब ये वाला समय जब लेता है, ये वाला जब चाल आ जाता है तो इसको क्या करना पड़ता है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। कौन, ये वाला, क्योंकि इसमें कम हो रहा है ना, तो 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। तो 3 घंटा, देखिए ये वाला दोनों समीकरण बराबर है, एक इधर लिखे है एक इधर लिखे हैं। तो जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह दर्शाता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है कि ये जो है ना, ये जो समय ले रहा है ये 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो 3 घंटा ये वाला कम लेगा ना। देखिए इसमें 3 घंटा अधिक ले रहा है, आपको बराबर बनाना है तो किधर आप 3 जोड़िएगा, तो 3 घंटा इसमें अधिक लग रहा है। यदि 3 घंटा इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब यहाँ पर कम हो जाता है चाल, तो 3 घंटा ये अधिक समय ले रहा है ये वाला। जब हम 3 इधर जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएंगे। बस आपको इतना ही बात समझना है। इधर 3 अधिक था, ठीक है, यदि हम 3 इधर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, अब बराबर हो जाएंगे। अब इसको क्या करना, आपको हल कर लेना, बस नहीं आपको समझना था। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, ये देखिए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 480 बटे में x हो जाएगा। क्या बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे। अब क्या करना है, आपको इसको हल कर लेना है। तो चलिए इसको हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। x माइनस 8 और x का लघुत्तम जब निकालेंगे तो इसको गुना में रखते हैं, ऐसे अलग अलग रखेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो अलग अलग ही रखना है। यानी 308 x माइनस 8 गुने x है। जब x माइनस 8 से भाग लगाएंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x, तो x से गुना कर देंगे 480 में, तो 480 x हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, x से जब भाग लगाएंगे दोनों में तो x कट जाएगा, क्या बचेंगे x माइनस 8, तो x माइनस 8 से 480 में गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 480 गुना x माइनस 8 लिखेंगे, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 480 के 480 लिखेंगे, x माइनस 480 गुना x कर देंगे तो हो जाएगा 480 x हो जाएंगे। फिर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 480 गुना 8 करते हैं ना, तो 8 0 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 32 6 38, ठीक है, 8 0 0, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 32 38, ठीक है, यही बुलाएगा। अब क्या करते हैं, बटा कर लेते हैं, x से गुना कर लेते हैं दोनों में, x गुना x करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर। अब x गुना 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और बराबर में 3 है तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर में 3 लिख लेते हैं। इसको हम तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह है तो यहाँ पर देखता है प्लस, तो प्लस 480 और माइनस 480 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचेंगे, तो 3840, यानी बगल में ही लिख लेते हैं। चलिए एक बार और नीचे लिख लेते हैं। तो क्या बच जा रहे हैं, 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, और कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुना जानते हैं हम लोग, चलिए इस जगह निकाल लेते हैं। क्रॉस गुना जानते हैं, इसको तिरछा तिरछी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे ये दोनों में, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएंगे। 3 गुना 8x करेंगे तो 8 तरीके कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना, 3 बटे 24, 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3840 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3840 गुना 1 करेंगे तो बराबर हो जाएगा
3840 ये वाला आ जाएंगे। अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो इसको चाहे तो काट सकते थे यहाँ पर, ठीक है, तो 3 को कॉमन निकाल लें तो गुना कर, चलिए इसको इधर कर लेते हैं। 3x² माइनस 24x प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा 3840। अब बराबर क्या होंगे, 0 होंगे। 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 3 से ना, तो बचेगा x²। 3 से काटेंगे 24 को तो 8 बार में कट जाएगा, और 3 से काटा 23 को तो 3 एकम 3, एक बचेगा नहीं बचेगा, 3 से 3 कट गया, और यहाँ 6 8 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो 3 8 24 यानी 0। 1280 बार में कट जाएगा, बराबर होगा 0। अब यहाँ पर बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। 3 क्या है, गुना में आएगा, यहाँ पर भागा में तभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो ये वाला जो समीकरण बना ना, यही आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या बताए थे कि यदि समीकरण में अधिकतम घात यदि 2 आता है तो ये द्विघात समीकरण होगा। द्वि मतलब 2 होता है, घात माने पावर। तो इस प्रकार से जो है आपका चारों क्वेश्चन बता दिया गया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको समय समय पर उसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।